नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। सीजेआई सूर्यकांत को एक चिट्ठी लिखी गई। इस चिट्ठी में 23 पार्टियों के नेताओं के दस्तखत थे। ये खबर आप तक 2 दिन पहले हमने पहुंचाई थी। हालांकि इस खबर को भी गायब कर दिया गया था। जो मुख्य मीडिया कहते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया, वहां से गायब कर दिया गया था खबर को, क्योंकि जब चिट्ठी की चर्चा होगी तो चिट्ठी के भीतर क्या क्या लिखा है उसकी भी चर्चा होगी। चिट्ठी सामने नहीं आई थी 2 दिन पहले, सिर्फ खबर आई थी कि 23 दलों के नेता ये सुप्रीम कोर्ट के सामने अड़े हैं, खड़े हैं और चिट्ठी लिख करके भेज दिए हैं। अब वो 6 पन्नों की चिट्ठी इंडिया गठबंधन ने सार्वजनिक कर दी। 6 पन्ना तो पढ़ना, 6 पन्ना पढ़ेंगे तो आधा घंटा वही 6 पन्ना पढ़ने में लग जाएगा। लेकिन जो उसके सारांश हाइलाइट्स हैं उसको हम आपको बताएंगे। दरअसल 6 पन्नों की चिट्ठी में मोदी का पूरा सच है। अगर आज की तारीख में सरकार का सच, सिस्टम का सच, पहले लोग कहते थे सिस्टम का सच है, कोई सिस्टम का सच नहीं, कोई सरकार का सच नहीं। मैं हमेशा खबरों के डायलूशन के खिलाफ रहता हूं। हमेशा मतलब कुछ लोग कहते थे खबर डायलूट करो, तो हम नहीं मानते खबर डायलूट हो सकती है। खबर जैसी है वैसे ही होती है। इस दौर में, उस दौर में सिस्टम का नाम लिखा जा सकता था जिस दौर में सिस्टम फंक्शनरी था, सिस्टम काम करता था। जिस दौर में सिर्फ मोदी काम करता है उस दौर में हम बेचारे सिस्टम को काहे बदनाम करें? सिस्टम तो खुद ही सिस्टम हो चुका है। तो पूरा मोदी का सच लिखा है 6 पन्नों में। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, हालांकि सबके साइन है। राहुल इस पूरे मामले को, प्लान ममता बनर्जी का था, लेकिन राहुल ने अगुवाई की, राहुल ने ऐलान किया। ममता बनर्जी के दस्तखत हैं, अखिलेश यादव के दस्तखत हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे के दस्तखत हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में उनके दस्तखत हैं। उसके साथ साथ राहुल गांधी के दस्तखत हैं। और राहुल ने जो शुरू किया था महादेवपुरा से, नाम शुरुआत श्री गणेश महादेव से किया था, महादेवपुरा से, वो पूरा का पूरा काला चिट्ठा ज्ञानेश का वह भी सारांश में लिख दिया है। ये चिट्ठी, इस चिट्ठी में कई जगह लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की विफलता, अगर न्यायपालिका विफल होती है तो ये लोकतंत्र खत्म, क्योंकि आखिरी उम्मीद न्यायपालिका पर है। यानी बहुत गंभीर सवाल 6 पन्नों में सुप्रीम कोर्ट पर है। सुप्रीम कोर्ट और बैडमिंटन कोर्ट के बीच एक बहुत पतली सी लकीर है, उसको मिटाने की कोशिश की है राहुल गांधी ने, इंडिया गठबंधन ने। लेकिन उस लकीर को मिटाने की कोशिश जब इधर से हो रही है तो कहीं दीवार न खड़ी कर दी जाए कि सुप्रीम कोर्ट दीवार के एक तरफ हो जिसको हम लोग देख ही ना पाए और बैडमिंटन कोर्ट ही पूरा देश देखता रहे। बैडमिंटन कोर्ट लोकतंत्र नहीं बचा पाएगा, ये तय मान लीजिए। अच्छा लगे बुरा लगे, बुरा लगे तो भी हमें कोई परवाह नहीं है। अच्छा लगेगा तो बहुत अच्छी बात है, तो हम थोड़ा सा, हमें भी तसल्ली मिलेगी। बैडमिंटन कोर्ट नहीं बचा पाएगा लोकतंत्र को, बचाएगा सुप्रीम कोर्ट। अब सवाल वही है कि सुप्रीम कोर्ट को ढक करके बैडमिंटन कोर्ट को प्रदर्शित किया जाएगा, या सुप्रीम कोर्ट अपनी साख बचा पाएगा जस्टिस जामदाल से प्रेरणा लेते हुए। अब इसमें भी दुख होगा कि हाई कोर्ट जज से प्रेरणा कैसे ले लें इतने योग्य महानुभाव। लाइए जरा भाव, चर्चा संक्षिप्त लेकिन जरूरी। स्वागत है भाव, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। बाकी तो आप मसाला है, यहाँ पे यही असली भोजन है। हाँ भाव, हाँ बीच में टोक रहा हूँ आपको। हाँ आपने हाँ। कहा जमादार साहब से प्रेरणा लेंगे क्या? ये जमादार साहब से प्रेरणा नहीं लेंगे, ये बोबड़े साहब से प्रेरणा लेंगे, चंद्रचूड़ से प्रेरणा लेंगे, ये गवई से प्रेरणा लेंगे। इनके पास 3 महारथी है, ब्रह्मा विष्णु महेश, न्यायपालिका के, हाँ। ये स्वयं। और जब तीनों इकट्ठा आते तो भगवान दत्त कहलाते हैं, और वो दत्तात्रेय नागपुर में है भगवान। तो ये तीनों, उनसे क्यों प्रेरणा लेंगे? ये बोबड़े से लेंगे, चंद्रचूड़ से लेंगे और गवई से लेंगे, प्रेरणा ही नहीं लेंगे। ये उससे भी बड़े आयाम करेंगे, ताकि जो विरासत में पिता को मिलता है, बच्चे को मिलता है, वो बच्चा अपने बाप से भी बड़ा बन के पिता को खुशी देता है। किसी भी पिता का सीना चौड़ा हो जाता है जब बेटा उससे भी बड़ा होता है।
तो न्यायपालिका अभी कुछ होड़ में लगी है कि इन तीनों से भी आगे नाम बनाना है, और ये निरंतर 2030-35 तक चलता रहेगा। जिस हिसाब से अभी सुप्रीम कोर्ट में लोग आए, 2035 हाँ, तक तो उच्चतम मापदंड स्थापित होंगे। सब ये सारा वो खत्म हो जाएगा। इन्होंने लिखा है आखिरी उम्मीद के साथ, आखिरी चिट्ठी ही मैं मानता हूं इसे। जरा लाइए, जरा दिखाइए क्या क्या चिट्ठी में है। शुरू करिए। आपसे ही है अंतिम आस, वरना ध्वस्त हो जाएगा लोकतंत्र। सीजेआई सूर्यकांत से इंडिया गठबंधन की ये कैसी गुहार, ये कैसी गुहार अभी समझेंगे, आगे चलिए। अभी इससे भी ना करें, इस वक्त भी ना करें तो कहां कब करें भाई। खतरे में है देश का लोकतंत्र, इंडिया गठबंधन ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत को लिखा पत्र। अब जरा खबर के भीतर आइए, जहां पर संक्षिप्त हम आपको दिखा दें, बता दें कि क्या लिखा है चिट्ठी में। और फुल दिखा देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, कि फुल रहे तो लोग पढ़ भी पाए। जो है देखिए, कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन ने देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत को लिखे अपने पत्र का पूरा टेक्स्ट शुक्रवार को जारी किया। इसमें आरोप लगाया गया है कि चुनावी प्रक्रिया में हेरफेर की जा रही है, और अगर न्यायपालिका ऐसी चिंताओं पर कोई कदम नहीं उठाती है तो यह लोकतंत्र के पूरी तरह से ध्वस्त होने का संकेत होगा। विपक्षी गठबंधन ने इस पत्र में कहा कि जब सभी संस्थागत तंत्र विफल हो जाते हैं तो नागरिकों की अंतिम उम्मीद न्यायपालिका ही होती है। पिछले महीने की 28 जून को विपक्ष के 23 दलों के नेताओं ने यह पत्र लिखा था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और कई अन्य नेताओं ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। आगे चलिए। पत्र में कहा गया है कि आमतौर पर वे चीफ जस्टिस को पत्र नहीं लिखते हैं, लेकिन यह पत्र इसलिए लिखा गया क्योंकि हमारा लोकतंत्र खतरे में है, इसलिए हमने ये असामान्य रास्ता चुना है। न्यायपालिका से उठाए गए मुद्दों पर विचार करने का आग्रह करते हुए विपक्ष ने पत्र में लिखा है कि जब बाकी सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब भी लोग न्यायपालिका पर भरोसा करते हैं। इसलिए जब न्यायपालिका कोई प्रतिक्रिया नहीं देती तो यह लोकतंत्र के पूरी तरह से विफल होने का संकेत है। जब संस्थागत व्यवस्थाएं पूरी तरह से विफल हो जाती हैं तो लोकतंत्र अराजकता में बदल जाता है। यह अराजकता का आप एग्जाम्पल बंगाल में देख सकते हैं, साथ साथ आप विजुलाइज कीजिए, तब देश को के हालात समझेंगे। चिट्ठी में आगे कहा गया है, इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम यह सुनिश्चित करें कि संस्थाओं में लोगों का भरोसा बना रहे, और इसके लिए संस्थाओं को अपनी भूमिका निभानी होगी। हम न्यायपालिका पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। असल में जब हर व्यवस्था विफल हो जाती है तब हम अदालतों का रुख करते हैं। जब यह भी विफल हो जाती है तो यह सवाल उठता है कि अब हम किसके पास जाएं। आगे चलिए। संसद, न्यायपालिका, मीडिया और कार्यपालिका लोकतंत्र के प्रमुख स्तंभ हैं, तथा इन संस्थाओं के बीच सहयोगात्मक व्यवस्था से ही लोकतंत्र मजबूत रह सकता है। उन्होंने स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव को लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियाद बताते हुए कहा कि चुनावी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी जनता की असल इच्छा को प्रभावित कर सकती है। आगे चलिए। ये हाइलाइट्स ही हैं चिट्ठी के। चुनाव आयोग और विशेष रूप से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार द्वारा कराई जा रही एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल भी उठाए गए चिट्ठी में। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि बिहार में शुरू की गई इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूचियों की शुचिता सुनिश्चित करना बताया गया, लेकिन इसके क्रियान्वयन के कारण बड़ी संख्या में मतदाताओं के मताधिकार से वंचित होने की आशंका पैदा हुई। पत्र में दावा किया गया कि दस्तावेज आधारित सत्यापन प्रक्रिया गरीबों, अशिक्षितों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और प्रवासी श्रमिकों के लिए बहिष्कार वाली साबित हो चुकी है। चलिए, इसमें आगे लिखा है कि एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान प्रशासनिक भ्रम, पारदर्शिता की कमी और नियमों में बार बार बदलाव जैसी समस्याएं आई। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने पत्र में कहा कि अन्य सभी संस्थागत व्यवस्थाएं जब विफल हो जाती हैं तो लोग न्यायपालिका में अंतिम भरोसा रखते हैं। उन्होंने न्यायपालिका पर भरोसा जताते हुए कहा कि उनका उद्देश्य किसी लंबित मामले को प्रभावित करना नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता के विश्वास को मजबूत करना है। पत्र के आखिर में लिखा है कि यदि न्यायपालिका भी लोगों की चिंताओं का समाधान करने में विफल रहती है
तो यह प्रश्न खड़ा होता है कि नागरिक आखिरकार किस संस्था की ओर देखे। यानी आखिर में न्यायपालिका के आज के चरित्र को आखिर में आकर के लिख ही दिया कि अगर न्यायपालिका विफल होती है तो फिर कोई रास्ता नहीं है। भाऊ, चिट्ठी पूरी की पूरी रिलीज हो चुकी है। सारांश ये है, पूरी 6 पन्ना पढ़ना मुश्किल है, सारांश ये है। अब इससे ज्यादा किसी भी देश के न्यायपालिका को इससे भी ज्यादा, इससे भी साफ आईना नहीं दिखाया जा सकता। आईना में अपना चेहरा न्यायपालिका देखेगी, सीजीआई देखेंगे, या आईना को ढक देंगे, तोड़ देंगे, पर्दा डाल देंगे आईने पे कि नहीं देखनी शकल मुझे। नहीं, कुछ नहीं। इसमें वो कहेंगे कि भाई आपका पत्र मिला, देश में सभी संवैधानिक संस्थानें अपना दायित्व पूरा कर रही है और संविधान के दायरे में अपना काम कर रही है। यदि कोई स्पेसिफिक इशू हो तो न्यायपालिका के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं, यही जवाब आएगा उसका। और जब स्पेसिफिक इशू जाता है तो जहां 27 लाख मतदाताओं को यह बोला जाता है कि अगले चुनाव में मतदान देना, तो उसके बाद न्यायपालिका वहीं चुनाव आयोग के सामने सरेंडर करती हुई दिखाई देती है। तो न्यायपालिका को ये पत्र अंतिम इसलिए हो सकता है क्योंकि न्यायपालिका को संविधान का कस्टोडियन माना जाता है। संविधान में मतदान का अधिकार है और उस मतदान के अधिकार का रक्षा करना ये सर्वोच्च न्यायालय का काम है। लेकिन रक्षा करने के बजाय सर्वोच्च न्यायालय उसे कहे कि अगले चुनाव में अधिकार का उपयोग कर लेना, इस बार मत करना, तो 27 लाख लोग 5 साल तक इंतजार क्यों करेंगे? 27 लाख लोगों का के लिए दायित्व किसका है? कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा? सवाल वो है। आप ये कह के नहीं हो सकते कि हमने 18 ट्रिब्यूनल बनाए। 18 ट्रिब्यूनल ने अब तक कितने लिस्ट में से लोग क्लियर किए? क्या 18 ट्रिब्यूनल के लिए 18 साल लगेंगे 27 लाख लोगों के लिए? सवाल वो है। आप मात्र दायित्व टोकनिज्म करके दायित्व पूरा नहीं कर सकते। आपको पता होना चाहिए था कि यदि 27 लाख लोग हैं तो कम से कम उसमें 1 लाख ट्रिब्यूनल बनाने पड़ेंगे, तब जाके 27 लाख लोग मतदान देने की स्थिति में रहेंगे। एसआईआर में ये डाउटफुल लिस्ट कहां से आ गई? इसके पहले बिहार में क्यों नहीं थी? इसके पहले एसआईआर हुई देश में, तब क्यों नहीं थी? माइक्रो ऑब्जर्वर कहां से आ गए? ये पुलिस ऑब्जर्वर कहां से आ गए? क्या चुनाव आयोग जो चाहे वो जिस हिसाब से चाहे वो कर देगी? कल चुनाव आयोग कहेंगे कि मंदिर के पंडितों को भी भेजते हैं भाई, पंडित ऑब्जर्वर, रिलीजियस ऑब्जर्वर, क्या मायने हैं उसके? भ्रष्टाचारी लोग इस देश में रहते हैं, है भ्रष्टाचारी लोग है, चोर भी है, तो चोर ऑब्जर्वर भी रख दीजिए कि चोरों की नुमाइंदे नहीं है भैया, चोर ऑब्जर्वर। जिन लोगों के ऊपर चोर की सजा हुई है जेल से छोड़ो उनको, चोर ऑब्जर्वर, उनका भी दायित्व है देश के प्रति। क्या होता है ये? क्यों अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की एसआईआर हो रही है जब देश एक है, संविधान एक है? एक देश एक चुनाव की तो बात करते हैं आप, लेकिन एक देश एक एसआईआर नहीं करवा सकते, अलग अलग एसआईआर होगी। क्या चुनाव आयोग टूलकिट बन चुका है किसी एक राजनीतिक दल का सत्ता में आने का? जो मुजुमदार जमादार जो देख चुके हैं मुंबई में, क्या दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट की आंखों में कौन सा चश्मा चढ़ा है जो उनको दिखाई नहीं देता महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, कैसे लोग टूट रहे, इधर से उधर जा रहे? जज को ये बोलना पड़े कि भाई तुम पे इतने केसेस लगे हैं, तुम तो बीजेपी ज्वाइन कर लो, वॉशिंग मशीन से जाओगे तो केसेस खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब समाज में जो चल रहा है उसी का दर्पण है। और कई बार ये एहसास होता है कि ये पूरे की पूरी जो न्यायपालिका है ये बीजेपी की लीगल विंग बन चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, कई बार नहीं, अक्सर लगाई देती है। चुनाव आयोग में नियुक्ति यदि एक पॉलिटिकल पार्टी करेगी तो उसमें ट्रांसपेरेंसी कहां से रहेगी? सीधी बात है। उस केस को हियरिंग करने के लिए सालों लग जाते हैं, और जब कोलिजियम के लिए कोई कानून आता है तो 5 मिनट के अंदर आप उसका वो कर सकते हो। हाँ। न्यायपालिका के खिलाफ भ्रष्टाचार का एक पैराग्राफ क्यों नहीं छपना चाहिए? पैराग्राफ न्यायपालिका के खिलाफ भ्रष्टाचार का, न्यायाधीश के घर में जलो बंडल के बंडल मिल जाते हैं जले हुए। क्या न्यायाधीश इसमें पत्रकार भी चोर हैं?
हर तबदे में चोरी मिलती है। तो उन्होंने तो भ्रष्टाचार का एक पैराग्राफ छपने पे आपने पूरे एजुकेशन सिस्टम को कटघरे खड़ा कर दिया, क्योंकि आपके ऊपर आई है। रातों रात लिखा कौन? तीनों को सस्पेंड एनसीईआरटी के पैनल से बाहर। उतना ऐसा लगा, मैं सच बता रहा हूं, ऐसा लगा कि बीजेपी के लीगल विंग का अध्यक्ष है, जैसे किसान मोर्चा का अध्यक्ष, वैसे ही इस देश के सीजेआई में मैंने देखा कि उसमें मुझे एक अक्स नजर आया है बीजेपी के लीगल विंग का राष्ट्रीय अध्यक्ष। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में आपने चोरी पकड़ी, चोरों को सजा कौन देगा? कौन देगा चोरों को सजा? एक्सटॉर्शन मनी करके यूज कर लिया, सीबीआई ईडी का यूज करके। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड गलत थे तो उसका उपयोग करने वाले गलत क्यों नहीं? वो सारा चंदा वापस हो जाना चाहिए था। कई जगह है न्यायपालिका के ऊपर, लेकिन फिर क्या करे? हमारे यहाँ संविधान ने उनको कस्टोडियन बनाया है। जिस संविधान को हम मानते हैं उसी संविधान ने उनको अधिकार दिए हैं कि संविधान की रक्षा वो करना। रक्षक को बार बार बताना पड़ता है कि तेरी जिम्मेदारी रक्षा है, तेरी जिम्मेदारी रक्षा करना है। उसी कड़ी में ये पत्र है कि चौकीदार को नींद से उठाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप संविधान के कस्टोडियन है साहब, संविधान के ऊपर डकैती हो रही है, धज्जियां उड़ रही है, बचाइए संविधान को। लेकिन सोए हुए को जगाया जा सकता है आशीष जी, जो सोने का ढोंग कर रहा हो उसको जगाना मुश्किल है। आखिरी उम्मीद, उसमें बार बार मुझे वो शब्द खटक रहा है कि आखिरी उम्मीद आप हैं, आखिरी उम्मीद आप हैं, आखिरी उम्मीद आप हैं, आखिरी उम्मीद आप हैं। जिसको कहा जा रहा है आखिरी उम्मीद आप हैं, वो मुंह फेर के बैठा है कि क्यों तुम लोग बिना मतलब का राग अलाप रहे हो, आखिरी उम्मीद हम हैं। हम नहीं है आखिरी उम्मीद। आखिरी उम्मीद का दिया बुझ चुका है, बुझा हुआ दिया है, और तुम लोग वहां पा करके, हालांकि अच्छा है लिखा, कम से कम देश में जागृति ही हो सकता है। वो ये लेटर पढ़ करके, 6 पन्ने के लेटर, लोगों को चाहिए कोशिश करें कि वो खुद ही सोशल मीडिया पर पढ़ें, उसको पूरा लेटर पढ़ें कि क्या क्या व्यथा है, क्या क्या कथा है इस लोकतंत्र के खात्मे की, क्या क्या जो है तरकीबें अपनाई जा रही हैं। ये सुप्रीम कोर्ट बंगाल के हालात नहीं देख रहा है, वहां सुओ मोटो नहीं ले रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट कम से कम 3 साल पहले तो इस हालत में था, हर दिन साख खत्म होती जा रही है भाऊ। 3 साल पहले कम से कम इस हालत में था कि मणिपुर पर सुओ मोटो लिया था। आज मणिपुर में कुकी और नागा संघर्ष हो रहा है, घर फूके जा रहे हैं, आज सुओ मोटो भी नहीं लेने का वक्त है। आपको हैरत होगी, इस देश में हालात ये हो गए हैं। मुझे बताओ, जब सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया था मणिपुर को लेके, आगे क्या हुआ उसका? कुछ नहीं। सरकार को सख्त चेतावनी दे। मणिपुर आज भी जल रहा है, और मणिपुर जल रहा है इसका ताजा उदाहरण एक्सप्रेस अड्डा पे आसाम के मुख्यमंत्री का इंटरव्यू छपा है आज। उसमें कहते हैं कि मणिपुर में सब लोग जब तक इकट्ठा नहीं बैठेंगे तब तक इसका हल नहीं हो सकता। इसका मतलब मणिपुर का प्रॉब्लम अभी भी चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लेके क्या टोकनिज्म किया उसमें भी? उसके कंक्लूजन तक क्यों नहीं गए? कई सवाल है। 3 साल सरकार को नोटिस किया, सरकार ने जवाब दे दिया, काम खत्म, मेरी ड्यूटी खत्म हो गई। समझ, 3 साल से एक राज्य जल रहा है, भारत संघ का एक राज्य 3 साल से जल रहा है। उस देश का सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेने के बाद भी उस मामले पर आगे ध्यान नहीं रख पाए, उस पर नजर नहीं रख पाए, और सरकार को एक फाइनल कंक्लूजन तक नहीं पहुंचा पाए। ये है हकीकत। इस देश में 20-22 बच्चे एक परीक्षा की वजह से अपनी जान दे देते हैं, कोई स्वतः संज्ञान नहीं, कोई स्वतः संज्ञान नहीं होता। और हद तो तब होती है, एक क्लिप मैं यहाँ पे चला नहीं सकता भाऊ, आपको भेजूंगा। नहीं, भगवाधारी स्टूडेंट के बीच में जो अभी विरोध चल रहा है, उसमें एक भगवाधारी खड़ा होता है,
नौजवान भगवाधारी, और पता है क्या करता है 20-22 बच्चों के जान देने पे। आजकल के बच्चे बिगड़ गए हैं बोलता है, और आगे शब्द मैं बोल नहीं पा रहा हूं, म्यूट ही कर दीजिएगा इसको। ये बच्चे आजकल है, इसलिए सब जो नीट में जान दिए इसलिए दे दी अपनी जान। वो भीड़ में खड़ा होकर के कैमरे पे कह रहा है। आप कल्पना करिए नहीं, देश कहां पर है। ये किस किस लेवल तक अपने कुकर्मों को पर्दा डालने के लिए कैसे कैसे कुत्ते छोड़े हैं मार्केट में, पागल कुत्ते हैं ये, जो ये भौंक रहे हैं ऐसे। इनके घर में इनके बच्चे करते होंगे, ये खुद करते होंगे ये बात, इसलिए ये उन बच्चों के बारे में ऐसा सोचते हैं। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के मसले पे क्यों ये बात मैंने कहा, जिस देश में सरकार तानाशाह हो जाए और सुप्रीम कोर्ट तमाशबीन हो जाए, उस देश में ऐसे ही गंदी नाली के कीड़े बदजुबानी करेंगे, क्योंकि खौफ नहीं होगा उन्हें, अपने प्रोपोगेंडा और नैरेटिव को कहीं भी रखने में झिझक नहीं होगी, उनको गंदगी फैलाने में झिझक नहीं होगी, क्योंकि उनको पता है कि सरकार हमारी तानाशाह है और जुडिशरी हमारी तमाशबीन है, वो तमाशा देख रही है। खैर, इस कार्यक्रम को यहीं पर हम वाइंड अप करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की इस चिट्ठी पर आगे देखेंगे क्या रिएक्शन होता है, क्या देश में क्रिया प्रतिक्रिया होती है, वो भी देखा जाएगा। मोदी जी इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, क्रिया प्रतिक्रिया वाले। बाकी और खबरें हैं कुछ महत्वपूर्ण कांग्रेस के भीतर से, अगले कार्यक्रम में लेकर आ रहे हैं। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।